हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं आप लोग सही सलामत हैं और आप लोगों का जो जे टेट की तैयारी है वो ठीक ठाक चल रही होगी। आज हम एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं और जो मेरा टॉपिक है वो है पाषाण काल। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि आखिर ये पाषाण काल क्या है, क्यों पाषाण काल के नामकरण की जरूरत पड़ी, हम पाषाण काल के अलावे इसे और किन्हीं अन्य नामों से क्यों नहीं पुकार सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, एक बार परिचय हो जाए तो हम बात करते हैं कि आखिर हमारे जो सबसे प्राचीनतम पूर्वज हैं, जो हमारे सबसे पुराने पूर्वज हैं, उनका अस्तित्व, उनका प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर इतिहासकारों ने या कह लीजिए कि पुरातत्वविदों ने हमारे सबसे प्राचीनतम पूर्वजों को किस रूप में देखा, कहाँ निकाला खोजकर। तो इसको हम लोग देखते हैं। आज से करीब 360 लाख वर्ष पूर्व, आज से करीब 360 लाख वर्ष पूर्व आज से करीब 360 लाख वर्ष पूर्व सबसे जो प्राचीनतम पूर्वज हैं, जिनका हमसे बहुत ज्यादा एक तरह से कह लीजिए कि किसी भी प्रकार का कोई समानता नहीं था, लेकिन फिर भी वो हम हमारे सबसे प्राचीनतम पूर्वजों में से आते हैं, जिनको नाम दिया गया है प्राइमेट्स। यह प्राइमेट्स वास्तव में ये मैमल्स थे या कह लीजिए कि ये स्तनपायी जीव थे। स्तनपायी जीव का मतलब ये हुआ कि वो 4 पैरों से चलते थे और इंसानी लक्षण उसमें बिल्कुल न के बराबर था, लेकिन फिर भी चूंकि स्तनपायी थे और आज इंसान भी स्तनपायी जीवों की श्रेणी में आता है, तो इसे हमें सबसे प्राचीनतम पूर्वजों की श्रेणी में रखा जाता है। फिर धीरे धीरे समय के साथ इन इंसानों में या इन प्राइमेट्स में जो क्रमानुसार जो बदलाव आया, वक्त के साथ धीरे धीरे बदलाव आया और 240 लाख वर्ष पूर्व 240 लाख वर्ष पूर्व यह जो प्राइमेट्स की श्रेणी के जो मैमल्स थे, स्तनपायी जीव थे, ये होमिनिडॉय कहलाए। होमिनिडॉय, यह जो होमिनिडॉय प्राणी थे, यह भी वास्तव में इंसानों से इसकी जो समानता थी बिल्कुल न के बराबर थी, यानी कि इंसान से इंसानों का कोई गुण इसमें अब तक नहीं देखा गया था। लेकिन फिर भी चूंकि कहता है कि इंसानों का जो विकास हुआ है ये वक्त के साथ धीरे धीरे हुआ है, तो ऐसे में ये जो होमिनॉइड थे, इस श्रेणी के जो जीव थे या प्राणी थे, उनमें से एप हम कह सकते हैं, यानी कि लंगूर, वो इस श्रेणी के जीव थे, यानी कि 4 पैरों का इस्तेमाल करते थे चलने फिरने के लिए। ज्यादातर समय वो वृक्षों में गुजारते थे और फल मूल कंद वगैरह जो भी उनका आहार था वो वहां से प्राप्त कर लेते थे। फिर समय गुजरा, लाखों वर्ष गुजरने के बाद लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व 56 लाख वर्ष पूर्व होमिनिड प्रजाति का प्रादुर्भाव होता है, होमिनिड प्रजाति का उद्भव होता है। और यह जो होमिनिड था, इस होमिनिड में कुछ कुछ लक्षण, कुछ कुछ एक तरह से कहिए कि गुण इंसानों के दिखने लगे थे। यही होमिनिड हैं जिन्होंने बाद में आकर इंसानों का रूप धारण किया, या कह लीजिए कि बाद में आकर इंसानी शक्ल में वो आए और इंसानी गतिविधियां जो आज हम लोग करते हैं वो होमिनिड से ही चलकर आया है। अच्छा, एक मजे की बात मैं आप लोगों को बता दूं कि 1856 में, अगस्त 1856 में चूने के खदान में काम करने वाले कुछ मजदूरों को
एक मानव की हड्डी, खोपड़ी की हड्डी प्राप्त होता है उसको, और उस हड्डी को वह अपने नजदीकी जो जानकार थे उनके पास भेजता है कि इसकी आयु का ज्ञात किया जाए। हालांकि उस समय तक ये बहुत अधिक अत्याधुनिक सुविधा नहीं थी कि इसका पता लगाया जा सके कि यह कितना पुराना प्राचीन है, लेकिन फिर भी 1856 में जो कपि मानव के खोपड़ी जो मिला था, इसका एक शरीर रचना, तरह से कहिए वैज्ञानिक, शरीर रचना वैज्ञानिक या विद्वान, जिनका नाम था हरमन शाफ हुसैन। हरमन शाफ हुसैन ने जब इस मानव कपि के खोपड़ी का शोध किया, जब उसका पता लगाया, तो उन्होंने यह निष्कर्ष दिया कि यह जो खोपड़ी है ये आधुनिक मानव की श्रेणी में नहीं आता है। यानी कि वर्तमान समय में हम जो मानव हैं, इस मानव से उस खोपड़ी का कोई मेलजोल नहीं था, कोई भी समानता नहीं थी। इसका मतलब था कि हमसे पहले भी इंसान किसी अन्य शक्ल में थे, अन्य गतिविधियों में थे, या उसकी एक तरह से उसकी एक कोई अलग पहचान थी। लेकिन दिक्कत कहां आ रही थी, वो इस घटना को एक तरह से कहिए कि विश्व के मानस पटल पर लाने से हिचकिचा रहे थे। उनको ऐसा लगता था कि यदि हम इस तरह के मनुष्यों के जो क्रमिक विकास की जो घटना है, मनुष्यों का जो क्रमिक विकास हुआ है, इस घटना को यदि हम एक तरह से विश्व के मानस पटल पर लाते हैं, तो ईसाइयों का जो बाइबल है, बाइबल का जो ओल्ड टेस्टामेंट है, ओल्ड जो टेस्टामेंट है, तो उस ओल्ड टेस्टामेंट के खिलाफ हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर कह लीजिए तो उसके धर्म ग्रंथों के खिलाफ था, और उसे इस बात का डर था कि यदि हम धार्मिक ग्रंथों के खिलाफ जाएंगे तो फिर हो सकता है हम पर पॉलिटिकल दबाव आए, या कह लीजिए सामाजिक दबाव आना शुरू हो जाए। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी थे जब इंसानों ने ग्रंथों के उसके विरुद्ध बहुत सारी टिप्पणियां की और उन्हें मौत की सजा दी गई थी। तो ऐसे में यह भी हिचकिचा रहे थे कि हम इसको विश्व के मानस पटल पर लाएं तो कहीं हम अपने आप पर अपने आप के लिए जोखिम ना पैदा कर ले। ऐसे में 1859 में चार्ल्स डार्विन ने 1859 में चार्ल्स डार्विन ने एक किताब लिखा, और उस किताब का नाम था ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी कि इस पृथ्वी पर प्राणियों के या प्रजातियों के उद्गम की कहानी, प्रादुर्भाव या उत्पत्ति की कहानी, ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज। इस पुस्तक के माध्यम से चार्ल्स डार्विन ने हम सबों को यह बतलाया कि वास्तव में आज के जो आधुनिक मानव हैं, यह वास्तव में यह इंसानों के क्रमिक विकास का परिणाम है। एक और थ्योरी आई थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और यह थ्योरी था, यह जो थ्योरी था, यह था हर्बर्ट स्पेंसर का। हर्बर्ट स्पेंसर ने दुनिया को बताया कि वास्तव में अतिजीविता का सिद्धांत होता क्या, या कह लीजिए हर्बर्ट स्पेंसर ने यह बताया कि इंसान जो है इस पृथ्वी पर इसलिए बच पाए हैं, या कह लीजिए कि इसलिए वो इस पृथ्वी पर आज जीवित है क्योंकि उसने पुराने अपने सहयोगियों से मुकाबला किया, या कह लीजिए कि उसने जीने के लिए संघर्ष किया, और फिर वो संघर्ष करते करते वायुमंडल के साथ, इन्वायरमेंट के साथ, पर्यावरण के साथ, अपने आसपास के चीजों के साथ वो लड़े। और जीने के लिए जब वो लड़े तो लड़ते लड़ते उसने जो आवश्यक बदलाव था वो आवश्यक बदलाव भी किया, और आज अगर वो यहां पर हैं तो इसका मतलब है वो कहें तो सबसे फिट प्राणी है, या कह लीजिए कि सबसे योग्य है
और इसलिए वो जिंदा बच पाए। तो इस तरह से चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर ने जब अपनी अपनी किताबों से नई नई थ्योरीज को एक तरह से कहिए दिया, तो फिर दुनिया वालों ने इस नई थ्योरी को हाथों हाथ लिया। ऐसा माना जाता है कि 1250 प्रतियां छपी थी चार्ल्स डार्विन की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में, कि 1250 प्रतियां छपी थी और कुछ ही घंटों में सारी किताबें बिक गई। इसका मतलब था कि इंसानों को भी यह सारी थ्योरीज पसंद आ रही थी और उसको ऐसा लग भी रहा था कि शायद यह थ्योरीज जो है यह सच भी है। और आने वाले दिनों में अब एक प्रश्न उठता है यहां पर, आखिर ये जो हरमन शाफ हुसैन है या कह लीजिए और भी जो पुराने विद्वान थे, वो इस बात से डरते क्यों थे कि हम बाइबल या बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट या कह लीजिए किसी धार्मिक आस्था के खिलाफ हम लोग नहीं जाएंगे। तो इसके पीछे भी एक रीजन था कि अगर हम कोई रिलीजियस एक तरह से मान्यताओं की तरफ जाएं, तो रिलीजियस जो मान्यता हम लोगों को बताता है, जैसे बाइबल ही हम लोगों को बताता है कि इस संसार में इंसानों को हूबहू आज की शक्ल में ही पैदा किया गया था, और जो पहला मानव था वो था एडम एंड ईव, जो आज के इस इंसानी शक्ल की तरह आज जिस रूप में इंसान है उसी रूप में उसे इस पृथ्वी पर पैदा किया गया था, और अन्य सभी जीव जंतुओं और जानवरों के साथ। अगर हम, ये तो था ईसाइयों की बात, अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम भी बताता है कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले आदम, जिसको अंग्रेजी में संभवतः एडम ही कहा जाता है, आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा, इस पृथ्वी पर पहला जोड़ा हूबहू आज की शक्ल में उतारा गया था। अगर हम हिंदू माइथोलॉजी की बात करें, अगर हम बात करें कि हिंदुइज्म की क्या मूल्य और मान्यताएं हैं, तो वह भी मनु और शत्रुपा को इस पृथ्वी का पहला संतान कहिए या जोड़ा कहिए वो मानते हैं। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं लोगों को इस बात का डर था कि यदि हम एक नई थ्योरी अगर हम देते हैं तो इस नई थ्योरी का विरोध न हो जाए, क्योंकि धार्मिक मूल्य और मान्यताओं का विरोध आसान बात नहीं था। फिर भी जब चार्ल्स डार्विन ने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा और बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अति जीविता का सिद्धांत दिया, यानी कि योग्य प्राणी ही जीवित बचेंगे इस पृथ्वी पर, इस सिद्धांत के तहत यह समझाया कि वास्तव में इंसानों का क्रमिक विकास हुआ है, तो फिर यह जो मान्यताएं हैं यह पूरी दुनिया में इसको स्वीकार किया गया। तो अब हम लोग चलते हैं 56 लाख वर्ष पूर्व होमिनिड के पास चलते हैं। 56 लाख वर्ष पूर्व जो होमिनिड आए, इसमें कुछ वंश जो थे, जिसमें से ऑस्ट्रेलोपिथिकस वंश और दूसरा कह लीजिए होमो। ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो, इसके दो वंश थे, और संभवतः यही ऑस्ट्रेलोपिथिकस वंश के जो प्राणी थे, सबसे पहले ये पेड़ों से धीरे धीरे उतरकर जमीन पर आए और उन्होंने अपने 4 पैरों के स्थान पर 2 पैरों से चलना प्रारंभ किया। यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस वंश के जो प्राणी थे, इन्होंने ही सबसे पहले इंसानों की तरह चलने की शुरुआत की थी। अब जब वो नीचे धरती पर आ गए, जब इसका पूरा का पूरा समूह धरती पर आ गया, तो धरती पर इन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना था। उन चुनौतियों में सबसे पहली और जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी जानवरों से, खास करके जंगली जानवरों से खुद की सुरक्षा। और जब जंगली जानवरों से खुद की सुरक्षा की बात आती है तो हम पहुंचते हैं कहां? तो औजारों के पास पहुंचते हैं। और औजारों में सबसे पहले जिन औजारों का इस्तेमाल किया इंसानों ने, वह औजार पत्थरों के बने थे, पाषाणों के बने थे। और यही वजह है कि इन्हीं इस्तेमाल किए गए पत्थरों के आधार पर इंसानी संस्कृति को, यानी कि जो प्राक ऐतिहासिक काल के जो इंसान थे उसकी संस्कृतियों को या उनके जीवन शैली को पाषाण कालीन सभ्यता कहते हैं। आइए हम देखते हैं कि आखिर पाषाण कालीन सभ्यता को कितने वर्गों में बांटा गया है, इंसानों के परिवर्तन के आधार पर या उसके इस्तेमाल किए गए औजारों और पत्थरों के आधार पर, और हर एक पाषाण काल में
किस किस तरह की गतिविधियां इंसानों के द्वारा अंजाम दी गई, कौन कौन सी गतिविधियों की शुरुआत हुई, कैसे धीरे धीरे इंसान अपने आज के आधुनिकतम रूप में आए, हम इसको देखेंगे। आइए देखते हैं कि पाषाण काल को इंसानी गतिविधियों के आधार पर किन किन वर्गों में बांटा गया है, या कह लीजिए कि उसके पत्थरों के औजार और हथियार के इस्तेमाल के आधार पर किन किन कालों में या एक तरह से समयावधि में बांटा गया है, इसको देखते हैं। तो पाषाण काल को मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो है पूर्व पाषाण काल, जिसको अंग्रेजी में पैलियोलिथिक एज कहते हैं। दूसरा है मध्य पाषाण काल, जिसे मेसोलिथिक एज कहते हैं। और तीसरा है नव पाषाण काल, यानी कि नियोलिथिक एज। अगर तीनों के समय अवधि को हम देखें तो हमें इससे पता चलता है, या पहले हम समय अवधि को ही देखते हैं कि जो पूर्व पाषाण काल है उसका जो समय अवधि है वो 50 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के आसपास। फिर है मध्य पाषाण की बारी, यह जो है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 ईसा पूर्व के आसपास का है। और फिर नव पाषाण काल में 7,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व को रखा गया है। आमतौर पर नव पाषाण काल के उद्भव को लेकर इतिहासकारों में आज भी एक तरह से कहिए कि चर्चा का विषय है कि आखिर नव पाषाण काल की शुरुआत कब मानी जाती है। तो इसे इतिहासकार अभी तक जो है इस निष्कर्ष तक पहुंचे हैं कि 7,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व के आसपास का जो काल रहा वह नव पाषाण काल के शुरुआती काल को हम कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो पूर्व पाषाण काल है, क्योंकि कुल इंसानों का जो जीवन रहा है या उनका जो सफर रहा है, लाखों वर्षों का जो सफर रहा है, इन लाखों वर्ष के सफर में 90% जो समय है वो पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत आता है, यानी कि 25 लाख से 10 लाख ईसा पूर्व। तो इतने बड़े काल को अगर हम कैटेगराइज नहीं करेंगे तो फिर हम पढ़ने में हमको असुविधा होगी। तो स्टडी को सुविधाजनक बनाने के लिए पूर्व पाषाण काल को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, 25 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व का है। फिर है मध्य पूरा पाषाण काल, 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व का है। और तीसरा है उत्तर पूरा पाषाण काल, जो 35,000 से 10,000 ईसा पूर्व के आसपास का है। अब हम यहां से हम सबसे पहले स्टडी करते हैं निम्न पूरा पाषाण काल की, 25 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व के आसपास की। तो आमतौर पर इंसानी उदय का जो आरंभिक काल रहा है यही पूर्व पाषाण काल रहा है। और पूर्व पाषाण काल की शुरुआत 25 लाख ईसा पूर्व से, हालांकि मैंने पूर्व में बताया कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस वंश के जो प्राणी थे उसका प्रादुर्भाव 56 लाख वर्ष पूर्व या 56 लाख वर्ष ईसा पूर्व जो है इसकी शुरुआत हो गई थी। लेकिन चूंकि इसके जो एक तरह से कहिए साक्ष्य की बात करें, अगर हम पूरा तात्विक साक्ष्य की बात करें तो यह 25 लाख वर्ष के आसपास के बाद से ही मिलना प्रारंभ हुआ है। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो 25 लाख वर्ष पहले जो मानव इस पृथ्वी पर आए, तो इसमें एक जो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिर पृथ्वी के किस हिस्से में इसका प्रादुर्भाव हुआ। इंसानों ने सबसे पहले कहां अपनी गतिविधियों को अंजाम देना शुरू किया, या कह लीजिए कि किस हिस्से में इंसानों की उत्पत्ति हुई पाषाण काल के अंतर्गत। तो इसको लेकर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। जैसे पहला आता है ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव। ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो मानव हुए यह 10 लाख वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। 1924 में यह शोध के बाद पता चला कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव जो थे वो 10 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर आए थे। इसकी उत्पत्ति 10 लाख वर्ष पूर्व हुई। और कहां हुई? तो अफ्रीका में। दूसरा जो आता है वो जावा मानव का आता है। जावा मानव, जो कि इंडोनेशिया के जावा द्वीप में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और इसकी उत्पत्ति जो है 9 लाख
ईसा पूर्व के आसपास की मानी जाती है। इस जावा मानव को पिथिकेंथ्रोप्रस मानव भी कहा जाता है। ये जावा मानव जो थे यह लगभग 9 लाख ईसा पूर्व इंडोनेशिया के जावा द्वीप में इसकी उत्पत्ति हुई। और तीसरा जो एक साक्ष्य आता है वह आता है चीन के पीकिंग मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। पीकिंग मानव की उत्पत्ति इसको चीन में। इस तरह से अगर हम देखें तो कुल मिलाकर यह भी लगभग 10 लाख ईसा पूर्व के आसपास ही इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अब अगर हम कुल मिलाकर देखें तो यह जो पाषाण कालीन या पूर्व पाषाण कालीन मानव थे, इसके साक्ष्य हमको अफ्रीका से मिलते हैं, एशिया उपमहाद्वीप से मिलते हैं, यूरोप से इसकी उत्पत्ति के साक्ष्य हमको अभी तक नहीं मिले हैं। हालांकि यूरोप में ऐसा कहा गया था कि पिल्टडाउन मानव की उत्पत्ति संभवतः 10 लाख ईसा पूर्व से पहले 10 लाख ईसा पूर्व से पहले हो गई थी पिल्टडाउन मानव की उत्पत्ति। लेकिन बाद में रहस्य उद्घाटन हुआ कि नहीं, जो पिल्टडाउन मानव के जो साक्ष्य मिले हैं या कह लीजिए कि उनके जो अवशेष मिले हैं वह अवशेष महज 50,000 वर्ष पुराना है। यानी कि लाख तो बात ही छोड़ दीजिए, तो यह 50,000 वर्ष पुराना है। इस तरह से यदि हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में नियंडर मानव, यूरोप में जो पहले मानव की उत्पत्ति की बात होती है वह होती है नियंडर मानव। यह यूरोप के नियंडर घाटी से मिला है। यानी कि कह लीजिए कि यह जर्मनी, नियंडर घाटी जो कि जर्मनी में है, तो जर्मनी में नियंडर घाटी में इस मानव के साक्ष्य मिले हैं। और इसलिए कभी कभी इसको होमो नियंडरथैलेंसिस भी कहा जाता है। होमो नियंडरथैलेंसिस मानव भी इसको कहा जाता है। खैर, उत्पत्ति की बात हो गई। अब हम यह देखेंगे कि आखिर 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में जो इंसान की उत्पत्ति होती है निम्न पूरा पाषाण काल में 1 लाख के बीच में, इनकी कौन कौन सी गतिविधियां हैं या औजार के रूप में क्या इस्तेमाल करते थे। तो चूंकि हमने पहले ही बताया आप लोगों को कि जब इंसान वृक्षों से उतरकर वो जमीन पर आए और जमीन पर आने के बाद उन्हें बहुत सारी चुनौतियों से गुजरना पड़ा, और उन चुनौतियों में जो सबसे पहली चुनौती थी वो थी जंगली जानवरों से खुद की सुरक्षा और भोजन प्राप्त करना। ऐसे में इन इंसानों ने पत्थरों को पहला औजार के रूप में इस्तेमाल किया, और जिन पत्थरों को औजार के रूप में इस्तेमाल किया वो पत्थर शुरू में कैसे थे, बेडोल थे, बिना किसी आकृति वाले। मतलब ये कह लीजिए कि कोई आकृति उसमें उस समय तक नहीं थी। यानी कि अपरिष्कृत पत्थरों का इस्तेमाल वो करते थे जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए। जमीन में वो खड़े होकर चलने लगे थे, यह एक सबसे बड़ी विशेषता थी, या कह लीजिए कि यह एक क्रांति थी। इसे अगर हम एक क्रांति कहें तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जब इंसानों ने 4 पैरों के स्थान पर 2 पैरों से चलना प्रारंभ कर दिया था। तो यह एक प्रमुख विशेषता रही है पूर्व पाषाण काल के इंसानों की। उसके बाद है कि उस समय वे भोजन प्राप्त करने के लिए क्या करते थे। तो आमतौर पर इतिहासकार इस विषय पर भिन्न भिन्न मत प्रस्तुत करते हैं। जैसे आमतौर पर कहा जाता है कि जो आदि मानव थे, या कह लीजिए कि पूर्व पाषाण काल के जो इंसान थे, उन्होंने शुरुआत में शिकारी और संग्राहक थे वो। यानी कि अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए वो बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते थे, और वो संग्राहक भी थे। यानी कि वो भोजन को इकट्ठा भी करते थे, फल मूल कंद को इकट्ठा भी करते थे। लेकिन लेटेस्ट जो शोध हुआ है, उस लेटेस्ट शोध के आधार पर कुछ विद्वानों के यह भी मत है कि शुरू में वे अपमार्जक थे। अपमार्जक यानी कि स्कैवेंजिंग का मतलब यह हुआ कि उस समय वो बड़े बड़े जानवरों का शिकार संभवतः नहीं करते होंगे।
उसके स्थान पर जो बड़े बड़े जानवर स्वतः किसी कारणवश वो मर जाते थे, या कह लीजिए कि किसी दूसरे जानवर के आक्रमण के बाद यदि वो मर गए तो उन्हीं जानवरों से उनके मांस को खुरच खुरच कर या निकाल कर वो खाते थे। कुछ विद्वानों के मत ऐसे हैं, लेकिन बहुत सारे विद्वान आज भी इस मत पर कायम हैं कि नहीं, वो उस समय भी बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते थे, क्योंकि उस समय के मानव जो थे वो समूह में रहते थे और वो जमीन पर दो पैरों से चल रहे थे और पत्थरों के औजार का इस्तेमाल वो कर रहे थे। उस समय के जो पत्थर के जो औजार थे, आमतौर पर वो एक तरह से कह लीजिए कि हस्त कुठार, यानी कि हाथ से ग्रिप करना, हाथ से पकड़कर वो किसी भी जानवर को मारते थे, या कह लीजिए कि उसको उसके शरीर को जख्म देते थे या उसके शरीर से मांस निकालते थे। तो आमतौर पर जो हस्त कुठार है, इसको अंग्रेजी में हैंड एक्स भी कहा जाता है, हैंड एक्स भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो रहा था। इसका जो इस्तेमाल है वो व्यापक पैमाने पर एशिया में भी, अफ्रीका में भी और यूरोप में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा था। तो कुल मिलाकर यदि हम बात करें पूर्व पाषाण काल के प्रथम फेज की बात करें, तो इस 25 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व में जो इंसानों ने की जो मुख्य गतिविधियां थी वह थी पेड़ों से उतरकर जमीन में आना पहली। दूसरी जो एक्टिविटी थी वो थी जमीन पर खड़े होकर दो पैरों पर चलना। तीसरी एक्टिविटी थी अपने भोजन के लिए जानवरों का शिकार करना या फिर इसके वेंजिंग अपमार्जन करना, उससे कुरच कर निकालना। इसके अलावा संग्राहक थे वो, यानी कि भोजन का संग्रह भी करते थे और इस्तेमाल जिस औजारों का इस्तेमाल करते थे वो आमतौर पर बेडोल होते थे और परिष्कृत होते थे। इसके साक्ष्य जो है बहुत सारे पाए गए हैं। अब हम आते हैं मध्य पुरा पाषाण काल की। अगर हम बात करें मध्य पुरा पाषाण काल की, तो यह जो मध्य पुरा पाषाण काल है, इसका जो काल अवधि है, समय है, वो 1 लाख से 40,000 वर्ष के आसपास का है। और यह वही काल है जब हिमयुग के अंतिम समय का दौर आ गया था, यानी कि हिमयुग उस समय विद्यमान था, या कह लीजिए कि उसके अंतिम फेज की बारी थी। जो मौसम था वो काफी सर्द और ठंडा मौसम था। तो इसी काल में लोगों ने गुफाओं में आश्रय लेना शुरू किया, गुफाओं में रहने की शुरुआत। आमतौर पर गुफा में वो किस परिस्थितियों में रहे, तो इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया है कि जो अंतिम हिमयुग का समय था, उस समय जो जलवायु थी बहुत सर्द थी, पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा बर्फ से लगभग ढका हुआ था और इंसानों के रहने के लिए जो सबसे अच्छी जगह मानी जाती थी वह गुफाएं ही मानी जाती थी, जहां अपने आप को वो सर्दियों से बचाते थे, अपने आप को ठंड से बचाते थे। तो गुफाओं में रहने की शुरुआत उसने की। अब जब वो गुफा में रहने लगे तो वहां पर उसने जो दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बदलाव आया वो आया आग का प्रयोग। आग का प्रयोग, यानी कि गुफा में जब रहने की उसने शुरुआत करी तो उस समय उसे अन्य जानवरों से, उस समय के जो बड़े बड़े जानवर थे, हाथी कह लीजिए, मैमोथ कह लीजिए, भालू कह लीजिए, और भी जो इंसानी या आदमखोर जानवर थे, इन जानवरों से बचने के लिए भी गुफाओं में गए और ठंड से बचने के लिए भी। लेकिन कई बार ये बड़े जानवर भी अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप की सुरक्षा के लिए वो भी गुफाओं की तरफ रुख करते थे और वो भी गुफाओं में घुसने का प्रयास करते थे। ऐसे में उन्होंने आग का प्रयोग शुरू किया, या कह लीजिए अपने गुफाओं के बाहर वो आग जलाकर रखते थे। उस आग से ये जंगली जानवर डर कर भाग जाते थे और इस तरह से उसकी जान बचती थी। तो इस तरह से हम अगर कहें तो आग का जो प्रथम प्रयोग है वो है मध्य पुरा पाषाण काल में। मध्य पुरा पाषाण काल में ही पहली बार आग का इस्तेमाल किया गया। अगर हम औजारों की बात करें कि आखिर इस काल में निम्न पुरा पाषाण काल के औजार और इसमें क्या अंतर थे, तो औजारों की बात करें तो यहां भी पत्थर के औजार का इस्तेमाल किया जा रहा था।
पत्थर के औजार का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन पत्थरों को अब धीरे धीरे परिष्कृत करना शुरू कर दिया गया था। परिष्कृत का मतलब है कि आकार देना शुरू कर दिया गया था। तो उस काल में पियर शेप यानी कि नाशपाती के आकार का हस्त कुठार या कह लीजिए हैंड एक्स, उसका इस्तेमाल उन लोगों ने सबसे ज्यादा किया था। तो कुल मिलाकर यदि हम कहें तो इस काल में पत्थर के औजारों को आकार दिया जाना शुरू कर दिया गया था, यानी कि अब वे पत्थरों को एक आकार दे रहे थे। गुफाओं में रहने की शुरुआत हो गई थी, आग के इस्तेमाल को उसने सीख लिया था। तो ऐसे में अच्छा, इसके अलावे इस काल की एक और जो बड़ी विशेषता है, इस काल की एक जो और बड़ी विशेषता है वो यह है कि उन लोगों ने अंतिम संस्कार करना प्रारंभ कर दिया था। अंतिम संस्कार की शुरुआत हो गई थी, यानी कि कहें कि इस काल में इंसानों का अंतिम संस्कार, मरने के बाद जो है उसका अंतिम संस्कार करना इन लोगों ने शुरू कर दिया था। और न केवल वो इंसानों को दफन करते थे, बल्कि उसके साथ इस्तेमाल किए गए औजारों को भी उसके साथ वो दफनाते थे। और कभी कभी तो यह भी देखा गया है कि उसने जिस जानवर का शिकार किया हुआ था उस जानवर को भी उसके साथ वो दफना देते थे। यानी कि उसमें यह मानसिकता डेवलप हो गई होगी कि संभवतः इस दुनिया से जाने के बाद या मृत्यु के पश्चात भी इंसान एक जिंदगी जीता है जहां उन्हें इस तरह की वस्तुओं की आवश्यकता होती है, भोजन की जरूरत होती है, और वो ये सारी चीजों को दफना रहे थे। अब ऐसे में इतिहासकारों ने मध्य पूरा पाषाण काल के लोगों को दार्शनिक की श्रेणी दी है कि इंसानों में जो दार्शनिक गुणों का जो विकास हुआ या दर्शन शास्त्र के गुणों का जो विकास हुआ वो मध्य पूरा पाषाण काल में हुआ, जिसकी अवधि 1 लाख से 40,000 वर्ष थी। इस काल में हुआ। अब बारी आती है पूर्व पाषाण काल के तीसरे फेज की बारी आती है, जिसको उत्तर पूरा पाषाण काल कहते हैं। और इसका जो समय अवधि रहा है वो रहा है 35,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व। इस काल में चूंकि यह 35,000 इस समय तक हिमयुग का अंत हो गया था, हिमयुग का अंत हो गया था, तो हिमयुग के अंत के बाद ये क्या करने लगे, तो मौसम थोड़ा गर्म हुआ। मौसम गर्म हुआ तो इस काल के जो प्राणी थे, जो इंसान थे, इन्होंने गुफाओं से बाहर मैदानी इलाकों में रहना प्रारंभ कर दिया। यानी कि कहें कि इस हिमयुग के अंत के बाद उत्तर पूरा पाषाण काल में उसने क्या किया, तो मैदानी इलाकों में वो रहने लगे। अब चूंकि मैदानी इलाकों में रहने लगे थे तो अब वो समूह में भी रहने लगे, बड़े समूह में रहने लगे। जब बड़े समूह में वो मैदानी इलाकों में रहने लगे तो फिर विकास हुआ। वे अब झोपड़ी बनाकर रहने की शुरुआत किया, उसने झोपड़ी बनाने की शुरुआत हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट कि उन्होंने जिस पाषाणों का इस्तेमाल किया उस पाषाण में अब उसने कह लीजिए जानवरों के हड्डियों का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया। यानी कि पहले वो अपरिष्कृत पत्थर का इस्तेमाल कर रहे थे, उसमें से आता है हैंड एक्स, हस्त कुठार। अब फिर बाद में मध्य जो है पूरा पाषाण काल की यदि हम बात करें तो उसमें परिष्कृत पत्थरों का इस्तेमाल किया जाने लगा। अब यानी कि उसके पत्थरों को नुकीला किया जाने लगा, तो उसमें पियर शेप यानी कि नाशपाती के आकार का जो है पत्थरों का इस्तेमाल होने लगा, या कह लीजिए कि उसको एक तरफ धारदार बनाया जाता था। फिर जब उत्तर पूरा पाषाण काल का जो दौर आता है, इसमें वो पत्थरों के औजारों का और हथियारों का इस्तेमाल तो करते ही करते थे, इसमें अब वे जानवरों के हड्डियों का भी वो इस्तेमाल औजार के रूप में कर रहे थे। इसके अलावे
इसके अलावे वो जो पत्थरों का इस्तेमाल वो करते थे उसमें उसने जो है कह लीजिए कि लकड़ियों का इस्तेमाल, एक तरह से कुल्हाड़ी कह लीजिए या भाला कह लीजिए, बर्छी कह लीजिए, इन सबों का इस्तेमाल भी इस समय तक शुरू हो गया था। यानी कि परिष्कृत पत्थरों का इस्तेमाल पूरी तरह से उत्तर पूरा पाषाण काल में हो गया था। अच्छा, इसके पीछे एक रीजन भी है, इसके पीछे एक बड़ा कारण क्या है कि जब वे मैदानी इलाकों में गुफाओं से निकलकर सामने आ गए तब वे बड़े समूह में रहने लगे, और जब समूह में रहने लगे तो उस परिस्थिति में वे झुंड बनाकर शिकार करने जाते थे, और झुंड बनाकर जब टोली बनाकर वो शिकार करने जाते थे तो सबों के हाथ में अलग अलग तरह के औजार होते थे। किन्हीं को घेरना होता था, किन्हीं को मारना होता था, किन्हीं को उसको टुकड़ा टुकड़ा करना होता। इस तरह से कह लीजिए कि अपनी जरूरत के हिसाब से उसने पत्थरों को अलग अलग आयाम और आकार देना शुरू किया, और पत्थरों के साथ साथ जो है हड्डियों के भी इस्तेमाल की शुरुआत हुई। इसके अलावा इस काल में जिसके साक्ष्य मिले हैं उसमें कहता है कपड़ों का इस्तेमाल। पहला साक्ष्य कपड़े के प्रयोग का मिला है 21,000 ईसा पूर्व में, जिसमें इंसानों ने कपड़ों की सिलाई की है, सुई का इस्तेमाल किया है। हालांकि कपड़ों का जहां तक इस्तेमाल की बात है तो हिम युग में ही उन्होंने जानवरों के चमड़ों को वस्त्र के रूप में वो इस्तेमाल करते थे, लेकिन सिले हुए कपड़ों का इस्तेमाल जो है वो 21,000 ईसा पूर्व में इसके जो है एक तरह से कह लीजिए प्रथम साक्ष्य मिला है, और कपड़ों के प्रयोग का एक तरह से इस्तेमाल प्रॉपर वे में शुरू हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मैदानी इलाकों में वो रहने के लिए चले आए, फिर वो समूह बड़े समूह में रहने लगे, झोपड़ी बनाने की भी शुरुआत हो गई, जानवरों के हड्डियों का इस्तेमाल शुरू हो गया, किसमें, औजार और हथियार के रूप में, और फिर वे कपड़ों का भी इस्तेमाल करने लगे। यानी कि कह लीजिए कि 35,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक आते आते वे लोग एक तरह से एक समुदाय में, एक समूह में, या एक तरह से कह लीजिए कि एक तरह से कि एक समुदाय का विकास हो गया था। और इस काल के इंसानों को क्रो मैग्नन मानव कहा जाता है। वास्तव में ये जो क्रो-मैग्नन मानव है ये अफ्रीका के क्रो-मैग्नन गुफा से प्राप्त जो साक्ष्य है उसके आधार पर इसे क्रो-मैग्नन मानव कहा जाता है। हालांकि इसको अगर हम सेपियंस कहें, होमो सेपियंस, तो ज्यादा बुरा नहीं होगा या गलत नहीं होगा, क्योंकि होमो सेपियंस ही आज के इंसानों से सबसे ज्यादा मिलता जुलता है, और यहीं से एक तरह से कहिए कि आज का जो इंसान है वो इसकी जो सबसे अधिक जो समानता है वो इसी उत्तर पूर्व पाषाण काल के इंसानों से मिलती जुलती है। अब बारी आती है मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल 10,000 से 5,000 ईसा पूर्व के बीच का काल रहा है। आमतौर पर मध्य पाषाण काल में जो जलवायु परिवर्तन हुआ उसमें मौसम गर्म हो गया, और मौसम के गर्म होने से समुद्रों का जो जल स्तर था वो बढ़ा। अब इंसान एक तरह से कह लीजिए कि गुफाओं से धीरे धीरे बाहर निकलने लग गए, और फिर वे एक तरह से कहिए समतल इलाकों में आकर रहने लग गए। ऐसे में सबसे पहला जो साक्ष्य हम लोगों को मिला है वो है फ्रांस के माज दी एजिल गुफा में। माज दी एजिल गुफा में मध्य पाषाण युगीन इंसानों के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं, और यहां पर रहने वाले लोगों को अजीलियन कल्चर कहा गया, यानी कि एजिल नामक गुफा से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे अजीलियन संस्कृति कहा गया है। इस काल में इंसानों ने क्या किया, तो अब ये पहले तो बड़े बड़े समूह बनाकर बड़े जानवरों का शिकार करते थे, लेकिन अब इन लोगों ने क्या किया, तो पहले चूंकि ठंड जब सर्द मौसम था तो उस समय रोमे वाले बड़े बड़े जानवर थे, ऐसे में शिकार करने के लिए उन्हें ज्यादा संख्या में लोगों की जरूरत थी। लेकिन जब मौसम गर्म हो गया तो अब छोटे छोटे जानवर, मछली पकड़ना, खरगोश का शिकार करना, हिरन का शिकार करना, या एक तरह से कहिए छोटे छोटे जानवरों का वो शिकार करने लगे। तो छोटे जानवरों का शिकार करने की शुरुआत हुई। जब छोटे जानवरों का शिकार करना था तो अब उन लोगों ने छोटे छोटे पाषाण उपकरणों का इस्तेमाल किया, जिसमें हो गया तीर, हो गया भाला, हो गया बर्छा, हो गया। इन छोटे छोटे
पाषाण उपकरणों का इस्तेमाल उन्होंने शुरू कर दिया। अब चूंकि छोटे जानवरों का शिकार कर रहे थे तो छोटे छोटे समूहों की जरूरत पड़ने लगी। अब वे बड़े समूह में नहीं जो है शिकार करने गए। तो जब समूहों को छोटा किया गया तो ऐसे में एक डिवाइडेशन यानी कि वर्गीकरण की शुरुआत हुई। यानी कि महिला एवं पुरुष के कामों का बंटवारा हुआ। यानी कि महिलाएं घर पर रहेंगी, खाना पकाएंगी और पुरुष छोटे छोटे समूह में जाएंगे, शिकार करेंगे और शिकार करके वो भोजन लाएंगे। हालांकि इस काल में भी, मध्य पाषाण काल में भी जो भोजन संग्रह करने की जो एक तरह से कह लीजिए उनकी आदत थी, या वो एक संग्राहक के तौर पर जाने जाते थे, तो वो संग्राहक तब भी थे। यानी कि भोजन को संग्रह, क्योंकि अभी तक के लोगों ने खेती की शुरुआत नहीं की थी, कृषि के विषय में वो नहीं जानते थे। आज भी वे संग्राहक की कहलाते थे, संग्राहक और क्या कहलाते थे, शिकारी कहलाते थे। शिकारी और संग्राहक, यानी कि भोजन को वो दो ही विधि से प्राप्त करते थे, या तो उसका शिकार करते थे या तो फिर संग्रह करते थे। अब सवाल था कि जब महिला पुरुष के बीच वर्गीकरण हुआ, कामों का बंटवारा हुआ, तो इसका मतलब है परिवार जैसी संस्था का भी विकास होने लगा। अब वे छोटे छोटे समूह में रहते थे, यानी कि एक परिवार एक साथ रहने लगा। एक परिवार के 3-4 सदस्य शिकार करने जाते थे, 2-3 सदस्य घर में रहकर उसका इंतजार करते थे शिकार का, और जब शिकार आता था तो घर में रहने वाले लोग उसको पकाते थे। अच्छा, और एक चीज है, अब है कि लोगों में भोजन को पकाकर खाने की प्रथा की शुरुआत हो गई। यानी कि अब भोजन को पकाकर खाने लगे वो लोग। एक समय हमने देखा था मध्य पूरा पाषाण काल में कि जब आग का प्रयोग किया था, तो आग का प्रयोग तो उसी समय किया, लेकिन नियमित रूप से पकाने की जो शुरुआत हुई वो मध्य पाषाण काल में हुई, 10,000 से 5,000 ईसा पूर्व के बीच में हुई। अगर हम मध्य पाषाण से धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंचते हैं नव पाषाण काल में। और यह जो नव पाषाण काल है, यह मान के चलिए कि इंसानी जिंदगी को, जिसने, ऐसे तो इंसानी जिंदगी को हर काल के लोगों ने बहुत ज्यादा एक तरह से कहिए कि बदला है, या उसके लिए बहुत सारा काम किया है, लेकिन नव पाषाण के लोगों ने आज के इंसानों की बहुत सारी समस्याओं का समाधान ढूंढ कर निकाला था। आज हम जिस तरह से कृषि को हमारा मुख्य एक तरह से कह लिए, आज भी भारत का मुख्य जो व्यवसाय है आज भी कृषि है। तो इस कृषि की जो शुरुआत हुई थी वो इसी नव पाषाण काल में हुई थी। हालांकि इसके शुरुआत को लेकर मैंने पहले भी कहा कि शुरुआत को लेकर आज भी इतिहासकारों में थोड़ा सा मतभेद है, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर 7,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक के काल को जो है नवपाषाण काल के शुरुआत का काल कहा जाता है। तो नवपाषाण काल में जो मुख्य परिवर्तन हुए, या जो कह लीजिए कि जो मुख्य घटनाएं घटित हुई, उसमें से सबसे बड़ी घटना थी कृषि की शुरुआत। एक इतिहासकार है विल डुरंट, उन्होंने यहां तक कहा है कि इंसानों के द्वारा संग्राहक भोजन संग्रह करने के जगह पर कृषि की शुरुआत करना, यह एक सबसे बड़ी क्रांति थी। उन्होंने यहां तक कहा है कि इंसानों ने पहली क्रांति कब की, जब उन्होंने संग्राहक के स्थान पर वो कृषक बन गए, उत्पादक बन गए। और दूसरा जो सबसे बड़ी क्रांति उन्होंने क्रांति का नाम दिया, वो कहा है कि जब इंसान कृषक से, किसान से औद्योगिक उत्पादन की तरफ बढ़ गए, यानी कि कह लीजिए औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। यानी कि दुनिया में दो क्रांतियां, पहली क्रांति कृषि की शुरुआत, दूसरी क्रांति औद्योगिक क्रांति। इन दो क्रांतियों ने इंसानों को सबसे ज्यादा क्या किया है, प्रभावित किया है, इंसानी समुदाय को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। तो कृषि की शुरुआत जो है नवपाषाण काल में इसकी मुख्य विशेषता रही। आप तो जानते ही हैं मेहरगढ़, जहां पहली बार खेती की गई थी, मेहरगढ़ में, वहां पर गेहूं की खेती की गई थी, जौ की खेती की गई थी, चने की खेती हुई, चने से वो लोग परिचित थे, और दलहन और तिलहन, कुल मिलाकर अब वे लोग। लेकिन हाँ, ये चीज है कि खेती का स्वरूप कैसा था ये अभी उतना क्लियर नहीं है, लेकिन वो खेती करने लगे थे, उत्पादन हो रहा था। अगर भारत में देखें तो कोल्डिहवा एक जगह है, कोल्डिहवा,
जहां पर चावल के साक्ष्य मिले हैं। यह भी नवपाषाण कालीन संस्कृति का हिस्सा है, जहां पर कोल्ढिवा में पहली बार चावल की खेती हुई है। मेहरगढ़ में पहली बार खेती का आरंभ हुआ है, जिसमें गेहूं, जौ, चना आदि उगाए गए। अच्छा, इसी काल की जो दूसरी सबसे बड़ी विशेषता रही है वो है पशुपालन का आरंभ। पशुपालन की शुरुआत यहां से हो गई थी, यानी कि अब वे गाय को, भैंस को, बकरी को घर में पालतू बनाकर रखते थे और न केवल उनसे खेती का कार्य कराते थे या कहते कृषि में उसका उपयोग करते थे, बल्कि गाय के दूध का इस्तेमाल करना सीख लिया था उन्होंने। अब वे गाय के दूध को भी भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे। तीसरी जो सबसे बड़ी विशेषता रही है वो है आवास और वस्त्र की। अब यहां पर एक तरह से कह लीजिए कि नवपाषाण काल में इंसानी सभ्यता बसने की शुरुआत हो गई थी। बहुत सारी सभ्यताएं जो है नवपाषाण काल से ही उसके लक्षण दिखाई देने लगे थे। बाद में आपने देखा होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता को देखा होगा, आपने मिस्र की सभ्यता को देखा होगा, भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता रही है। इसके अलावा मेसो जो है चीन में भी पिकिंग की सभ्यता। तो इस तरह से जितनी भी सभ्यताएं देखी गई, इसकी शुरुआत या शुरुआती लक्षण हमें नवपाषाण काल से दिखाई देने पड़े हैं। तो उसमें जब सभ्यताओं का विकास हो गया, अब इंसान एक तरह से एक गांव बनाकर रहने लगे थे, तो आवास जो है यह उसकी विशेषताओं में से शामिल हो गया। अब वे छोटे छोटे घर बनाने लग गए थे और वस्त्र का इस्तेमाल व्यापक रूप से होने लगा था, यानी कि कपड़े वो पहन रहे थे, कपड़े का प्रयोग शुरू हो गया था। इस दौर में एक जो और बड़ा परिवर्तन हुआ था वो था पहिए का आविष्कार। पहिए का जो आविष्कार हुआ, अब सवाल था कि पहिए का इस्तेमाल वो किस रूप में करते थे। तो कहता है कि पहिए का इस्तेमाल आमतौर पर वो जो बैलगाड़ी कह लीजिए या कोई सामान ढोने के लिए जो गाड़ी बनाते थे, पहले पहिया नहीं होता था उसमें। अब उन्होंने पहिए लगाने शुरू कर दिए, जिससे कि भारी से भारी सामान को भी ढोकर ले जाया जा सकता था। इसके अलावा पहिए का इस्तेमाल उन्होंने मिट्टी के बर्तन, कुम्हार के चाक के रूप में भी किया। हालांकि इस बात पर अभी भी विवाद है और पूरी तरह से इस बात के साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन इतना मिला है कि मिट्टी के बर्तन बहुत ज्यादा पाए गए हैं। यानी कि मिट्टी के बनी हुई वस्तुओं का जो एक तरह से कहिए उसका जो मिला है, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उससे यह इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि संभवतः पहिए का इस्तेमाल वे कुम्हार के चाक के रूप में करने लगे थे। और एक जो बड़ी विशेषता इसमें मिलती है वो है महापाषाण समाधान। महापाषाण ऐसा पहले ही आप लोग जान चुके हैं, जो पाषाण है, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर और महा का मतलब हो गया बड़ा। तो बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जाने लगा था, किसके लिए? समाधान के लिए। आमतौर पर आपने पहले ही देखा कि मध्य पूरा पाषाण काल के लोग ही अपने पूर्वजों के या कह लीजिए अपने परिवारजनों के शवों को दफनाने की उसने एक तरह से विधि सीख ली थी, या उनका अंतिम संस्कार उन्होंने करना शुरू कर दिया था। लेकिन अंतिम संस्कार की जो है अलग अलग विधियां थी उस समय। नवपाषाण काल में आकर जो शवाधान हो गया, यानी कि कब्र को के अंदर जो है अपने परिजनों के मृत शरीर को रखकर वो ऊपर से बड़े बड़े पत्थरों से ढक देते थे, ताकि उसको कोई दूसरा जानवर उसको नुकसान न पहुंचाए। इसका उदाहरण आपको कश्मीर के, भारत में कश्मीर के बुर्ज होम से बहुत सारे महापाषाण समाधान जो है आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यदि यूरोप हम जाएं तो यूरोप के इंग्लैंड में स्टोन हेंज जो है, जो बड़े बड़े पत्थर हैं एकदम मैदान में, आप आज भी अगर अपने मोबाइल से सर्च करोगे स्टोन हेंज को, तो वो एक विशेष आकृति के पत्थर है जो सदियों से रखे गए हैं। और ये सदियों से कब से रखे गए हैं? तो अनुमान लगाया था नवपाषाण काल के ही वो साक्ष्य हैं। संभवतः उसके अंदर कब्र थे जिसके ऊपर इन पत्थरों को रखा गया था। स्टोन हेंज जो कि इंग्लैंड में है। अब बारी आती है नवपाषाण काल में हथियारों एवं उपकरणों की बारी आती है। तो जैसा कि हमने देख लिया है कि यहाँ पर कृषि की शुरुआत हो गई थी, पशुपालन की शुरुआत हो गई थी,
लोगों ने गांव और बस्तियां बसाकर रहने की शुरुआत कर ली थी, पहिए का आविष्कार हो गया था। तो ऐसे में हथियार और उपकरण भी बिल्कुल अत्याधुनिक, एक तरह से कह लीजिए परिष्कृत रूप में वे कर रहे थे। छोटे छोटे तीर हो गया, भाला हो गया, बर्छा हो गया, इस तरह से जो है उपकरणों का इस्तेमाल भी इसी काल में शुरू हो गया था। और शिकारी एक तरह से कहीं शिकार करना, शिकार जो है ये इस काल में भी जारी रहा है। आज भी कुछ समुदाय ऐसे हैं, जैसे एक हादजा समूह है, संभवतः वो हादजा समूह इराक में है, और दूसरा एक है कुंगसेन जो आज एक तरह से कहीं जंगलों में रहने वाली जनजाति है कुंगसेन। आज भी उनका मुख्य जो भोजन प्राप्त करने की विधि है वो है शिकार करना। तो शिकार करने की जो प्रथा है यह बिल्कुल पूर्व पाषाण काल से शुरू है, और नव पाषाण काल में भी शिकार करने की जो प्रथा है वो चलती रही। इसलिए हथियार और उपकरण के इस्तेमाल इस काल में भी बहुत व्यापक स्तर पर किए गए, और इसका जो एक तरह से कहिए कि हथियार और औजार का जो इस्तेमाल हुआ वह परिष्कृत था, एक आकार का था, छोटे छोटे थे, लेकिन उस कारगर साबित होते थे। तो आज की इस क्लास में हमने पाषाण काल के लगभग एक संक्षिप्त विवरण को देख लिया है। अगली क्लास में हम आएंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का वर्णन हम करेंगे, या कह लीजिए कि उस पर हम लोग एक एपिसोड बनाएंगे जो कि जेटेट के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।